गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लास्ट टॉपिक एंटरप्राइज पढ़ने लगे हैं एंड आफ्टर दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक विल बी फिनिश्ड। तो ज़रा ध्यान से इसको पढ़िएगा। एंटरप्राइज इज़ द रिस्क बियरिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो रिस्क बियरिंग होता है यानी जो ख़तरा मोल लेता है अपनी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करके या अपनी एफर्ट्स वगैरह के ज़रिए एंड जो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है दैट पर्सन इज़ called enterprise. Importance of the entrepreneur or organization. Entrepreneur is the engine of the growth. ये याद रखिएगा जैसे गाड़ी में इंजन के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, चाहे उसकी आउटलुक या उसकी फिटिंग वगैरह कितनी भी ठीक हो, आप सिर्फ उसका इंजन निकाल लें, बाकी गाड़ी अपनी जगह हो तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसे ही कोई भी कंपनी चाहे उसके अंदर सब कुछ हो लेकिन उस कंपनी को चलाने वाला दिमाग अगर ना हो तो वो कंपनी ज़्यादा देर नहीं चल सकती। Without organization or entrepreneur, it is not possible to continue the production. यानी प्रोडक्शन ही पॉसिबल नहीं है अगर एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन ना हो। फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अब जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके क्या क्या फंक्शन होती हैं, क्या क्या वो करते हैं। नंबर 1, इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। कि ये ऐसा बंदा होता है जो इनिशिएट करता है कोई बिजनेस। ये देखें ना, एम्प्लॉयज़ वगैरह या मशीनरी वगैरह वो तो बाद में आएगी, पहले तो वो बंदा तो हो जो कोई आइडिया सोचे और कोई बिजनेस सेटअप करे। वो बिजनेस सेटअप करेगा तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ आएंगे, उसके बाद मशीनरी आएगी, उसके बाद लैंड आएगी। यानी फर्स्ट थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस इज एंटरप्रेन्योर एंड वो रिसोर्स कोऑर्डिनेटर करता है, फिर वो तमाम रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है। नंबर 2, टू सुपरवाइज द बिजनेस। यही वो इंसान होता है कि जो बिजनेस को सुपरवाइज कर रहा होता है, बिजनेस की देखभाल कर रहा होता है। टू ब्रिंग अबाउट इनोवेशंस एंड यही वो इंसान होता है जो नई नई इनोवेशंस कर रहा होता है, नए नए आइडियाज़ को जनरेट कर रहा होता है। जैसे अगर आप किसी भी बेकरी को ज़हन में लेके आए या किसी टेक्सटाइल वगैरह को, तो कोई ना कोई तो ऊपर एक इंसान बैठा होगा ना जो आइडियाज़ को जनरेट कर रहा होगा, जो कह रहा होगा कि अब ये भी कर लेते हैं, अब ये भी कर लेते हैं। यानी ये इनोवेशंस करता है। टू बियर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ एंड यही वो इंसान है जो रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को फेस कर रहा होता है। क्योंकि देखिए एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को फेस नहीं कर रहे होते, क्योंकि बिजनेस होगा तो एम्प्लॉयज़ होंगे, ये अपने माइंड में पहले रखिएगा। बिजनेस होगा तो मशीनरी होगी, बिजनेस होगा तो लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बिजनेस ही नहीं है तो ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन एक्चुअली टेक रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़, कि वही तमाम खतरात को मोल ले रहा होता है। एंटरप्रेन्योर्स डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। यही वो इंसान होता है जो ये डिसाइड करता है कि बनाना क्या है। टेकिंग इनटू अकाउंट कंज्यूमर्स डिमांड, जो कि कंज्यूमर्स की डिमांड को भांप लेता है एंड हाउ टू प्रोड्यूस इट, और फिर उसके बाद के कंज्यूमर की क्या डिमांड है फिर वो चीज़ उसको बना देता है। Some of the risk faced by any business can be इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड कुछ रिस्क ऐसे होते हैं बेटे बिजनेस में कि जिनको इंश्योर करवाया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा ना, इंश्योरेंस हो जाती है, इंसानों की भी हो जाती है, चीज़ों की भी हो जाती है। तो सम रिस्क फेस बाय द बिजनेस कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट। दिस इंक्लूड फायर। जैसे अगर कहीं आग लग जाए किसी फैक्ट्री में, तो अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आप क्लेम कर सकते हैं, जी मेरा इतना नुकसान हो गया आग की वजह से, तो मुझे उसको रिफंड किया जाए, वो आपको कंपनसेट कर देते हैं। इस तरह फ्लड या थेफ्ट के अगेंस्ट में भी जो है इंश्योरेंस ली जा सकती है। अदर रिस्क हाउएवर हैव टू बी बोर्न बाय द एंटरप्रेन्योर। लेकिन इन चीज़ों के अलावा जो बाकी रिस्क हैं वो आप पूरे के पूरे एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं, जिसमें फिर वो कंपनसेट नहीं होते, फिर उसको अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के भी उस खर्च को पूरा करना पड़ता है। दिस इज बिकॉज सम इवेंट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड, क्योंकि कुछ खतरात ऐसे हैं कि आप उनको एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते, आप उसको जज ही नहीं कर पाते। बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स एंड सो कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट, और फिर उनकी इंश्योरेंस भी नहीं हो सकती। दिस इंक्लूड दी uninsurable risk of other firms bringing out rival products and rising। जैसे अब ये देखें ना कि अगर आपके राइवल के ऊपर कोई फर्म है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोक एंड पेप्सी, दे आर स्ट्रॉन्ग राइवल्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि कस्टमर सिर्फ इन दो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, कोक दे दें या पेप्सी दे दें। आमतौर पर ये टॉप के ऊपर ये दोनों हैं और ये दोनों राइवल्स हैं।
अब अगर देखें कि अगर कोक वालों ने सपोज करें कि बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन कोई कर दी है अपनी प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी वजह से उनकी सेल बहुत बढ़ गई है और पेप्सी को नुकसान होना शुरू हो गया, यानी उनकी सेल नहीं हो रही, तो अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उनकी इंश्योरेंस क्यों करेगी? क्योंकि वो अपने राइवल के बराबर के आइडियाज़ नहीं सोच पा रहे, तो इसकी इंश्योरेंस नहीं होती। तो ये याद रखिएगा कि फिर आपको अपने राइवल्स के बराबर या उनसे आगे चलना पड़ रहा होता है। The two key tasks of an entrepreneur can be carried out by different people. Yes, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो एंटरप्रेन्योर के होते हैं, लेकिन वो उनको दूसरे लोगों को कह सकता है कि आप मेरी जगह पे ये काम कर दो। इन लार्ज कंपनीज इट इज़ द शेयर होल्डर हु रन द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर मनी। जैसे बड़ी कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर्स जो लोग होते हैं ये रिस्क उठा रहे होते हैं कि अगर कोई नुकसान हो गया तो वो अपने पैसे को लूज़ कर देंगे। इफ़ द कंपनीज गो आउट ऑफ द बिजनेस वाइल द मैनेजिंग डायरेक्टर्स टेक प्रोडक्शन डिसीजंस एंड ऑर्गेनाइज द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो किसी भी बड़ी कंपनी में जो रिस्क बियरिंग होता है, यानी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो शेयर होल्डर होते हैं कि इन केस अगर बिजनेस ने लूज़ किया तो वो अपनी मनी को लूज़ कर जाते हैं, जबकि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रोडक्शन डिसीजंस को टेक कर रहे होते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कैसे करना है, तो वो काम डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ने लगे हैं द सप्लाई ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यानी किसी भी मुल्क के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी सप्लाई किन किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रही है। किसी मुल्क में बड़े बड़े कारोबार करने वाले लोग, जैसे देखें ना अमेरिका में हम कहते हैं बड़ा कारोबार है, इसका मतलब फिर वहाँ पे कारोबार करने वाले लोग ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में कारोबार कम है, इसका मतलब यहाँ पे कारोबार करने वाले लोग कम हैं। तो क्या फैक्टर डिपेंड कर रहा है, दोनों मुल्कों में डिफरेंस क्या है? तो अब हम उसको पढ़ने लगे हैं। नंबर 1, अ गुड एजुकेशन सिस्टम। जिस मुल्क में जितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा, लाजमी बात है उतने अच्छे वहाँ पे एंटरप्रेन्योर पैदा होंगे, बनेंगे, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्सेज इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। क्योंकि सारा जो बिजनेस है वो आमतौर पे है ही बिजनेस का, यानी इकोनॉमिक्स का, और बिजनेस स्टडीज की गेम है सारी। तो जो जितना अच्छे कोर्सेज इनके करेगा उतना अच्छा वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। मे हेल्प टू डेवलप एंटरप्रेन्योर्स इन एन इकोनॉमी, और वो एंटरप्रेन्योर बनते चले जाएंगे। अच्छा जी, नंबर 2, लो टैक्सेस ऑन द फर्म्स प्रॉफिट। जिस मुल्क में जितने ज़्यादा कम टैक्सेस होंगे उतने ही लोग बिजनेस करने की ख्वाहिश करेंगे। जैसे पाकिस्तान में आमतौर पे एज़ कम्पेयर टू दुबई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। यही वजह है कि यहाँ पे लोग कहते हैं यार यहाँ पे कारोबार करना बहुत मुश्किल है, जबकि दुबई में आमतौर पे कहा जाता है ना कि वो कारोबार की जन्नत है। वहाँ पे जो भी जाता है वो कारोबारी बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स फ्री आमतौर पे है। सो बेटे, जितना कम टैक्स होगा उतने ज़्यादा बिजनेस सेटअप होंगे। जितना कम टैक्स होगा उतने ज़्यादा बिजनेस सेटअप होंगे, एंड जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतने कम सेटअप्स होंगे। एंड रिडक्शन इन द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इस तरह से जो गवर्नमेंट के कानून हैं, जितने ज़्यादा सख्त कवानीन होंगे, क्वाइट कॉमन सेंस, उतना ही कम बिजनेस बनेंगे, क्योंकि बहुत सख्त कवानीन है जी, उनको पूरा कौन करे। एंड जहाँ पे जितने रिलैक्स कवानीन होंगे वहाँ पे उतने ही ज़्यादा बिजनेस सेटअप होंगे। सो एंड अ रिडक्शन इन द गवर्नमेंट रेगुलेशन, यानी गवर्नमेंट रेगुलेशन जितनी रिड्यूस होंगी, कम होंगी, मैं इनकरेज मोर पीपल टू सेट अप देयर ओन बिजनेस। तो लोग उतने ही ज़्यादा इनकरेज होंगे कि अपना बिजनेस बनाएं। नंबर 3, समटाइम्स आर proportionate number of the immigrants become entrepreneurs। ओके बेटे, पास का ये होता है कि हमारे मुल्क में इमिग्रेंट्स आ जाते हैं। जैसे आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा अफ़गानीज़ हैं, जैसे अगर आप दुबई में देखें तो दुबई के लोकल अरबी कम हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी ज़्यादा हैं। यानी जितने फिर इमिग्रेंट्स जाएंगे, लाजमी बात है वो वहाँ पे जाके सेटल होंगे, तो आखिर उन्होंने अपनी गुजर बसर तो करनी है ना। गुजर बसर करने के लिए फिर उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि वो वहाँ पे कारोबार करेंगे। सो जैसे आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा अफ़गानीज़ आए हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर की एग्जांपल देने लगा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी मार्केट देख लें, उस मार्केट में आपको पठानों की बहुत ज़्यादा दुकानें नज़र आएंगी। चाहे आप क्लॉथ मार्केट में चले जाएँ, चाहे आप शूज़ मार्केट में चले जाएँ, चाहे आप सब्ज़ी बेचने वाली मार्केट में चले जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पठानों की दुकानें नज़र आएंगी। सो जितने ज़्यादा इमिग्रेंट्स, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे चांसेस होंगे कि ज़्यादा बिजनेस सेटअप होंगे। दीज आर द पीपल हु हैव हैड टू ड्राइव टू लीव होम। ये वो लोग होते हैं जो अपना घर बार छोड़ के इन सर्च ऑफ द बेटर लाइफ, अच्छी ज़िंदगी की तलाश में, एंड दिस ड्राइव ओपन लीड्स देम टू बिकम एंटरप्रेन्योर इन द न्यू कंट्री। और नए मुल्क में जाके वो कोई ना कोई कारोबार शुरू कर देते हैं। सो बेटे, दीज आर सम थिंग्स जो कि एंटरप्रेन्योर जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही हैं, ये जितनी एनकरेजेबल होंगी उतने ज़्यादा कारोबार होंगे, जितने ये डिस्करेजिंग होंगी उतने ही वहाँ पे कम कारोबार होंगे।
नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं दी मोबिलिटी ऑफ दी एंटरप्राइज, यानी जो एंटरप्राइज होता है वो हमने मोबिलिटी दो तरह की पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी ऑक्यूपेशनली मोबाइल होना चाहिए, एंड दूसरा आपने उसका पढ़ा था कि वो लैंड वाइज यानी फिजिकल वाइज वो मोबाइल होना पड़ेगा। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को अब यहाँ पे पढ़ने लगे हैं कि एंटरप्राइज इज द मोस्ट मोबाइल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, द स्किल इन्वॉल्व्ड कैन बी अप्लाइड इन एवरी इंडस्ट्री। तो सबसे पहले बेटे हम ये पढ़ रहे हैं कि आमतौर पर ये बड़ा मोबाइल होता है, क्योंकि एक जो लाइक बंदा है अगर वो एक काम कर सकता है, एक कारोबार कर सकता है, तो इफ ही हैज़ दी एबिलिटी, अगर उसका अल्लाह ने जहन अच्छा दिया है, अगर वो हार्ड वर्किंग है, अगर उसमें जुनून है, तो वो आम तौर पे अगर वो कारोबार नहीं एक किसी तरीके से क्लिक कर रहा तो वो दूसरे कारोबार में भी जाके सेटल हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको एबिलिटीज़ दी हैं, हार्ड वर्किंग है, जुनूनी है, चीज़ों को सीखने की एबिलिटीज़ उसके अंदर हैं। Someone who has borne uncertain risk and organized factors of the production in the car industry, अगर वो कार इंडस्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है, should be able to do this in, for instance, the textile industry too, तो वो आमतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम कर पाएगा। Apart from being occupationally mobile, ये अभी आपने occupationally mobile की बात कर ली है कि वो अगर एक सेक्टर ऑफ बिजनेस के अंदर काम कर रहा है तो वो दूसरे के अंदर भी अमूमी तौर पे देखा गया है वो काम कर लेता होता है। अच्छा जी, अब हम पढ़ने लगे एंटरप्राइज इज ऑल्सो जियोग्राफिकली मोबाइल। तो वो आमतौर पे जियोग्राफिकली मोबाइल है। बेटे इसमें भी आपको मैं बहुत आसान से लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दूं कि इफ़ यू आर एबल, इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, तो अगर आप इंडिया के अंदर काम कर सकते हो, अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम कर सकते हो, तो बेटे अगर आपको हम इंग्लैंड में ले जाएं, अगर आपको फ्रांस में ले जाएं या नॉर्वे में ले जाएं, तो अगर ये एबिलिटीज़ आपके अंदर वाकई हैं तो आप वहाँ पे जाके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं। ये कंडीशन है कि ये होनी चाहिए। Someone who has been successful in starting up and running a business in one country, अगर वो एक मुल्क के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है, is likely to be successful in another country also, तो वो दूसरे मुल्क के अंदर भी जाके कामयाबी से काम कर सकता है। जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे आने लगा है पेमेंट्स टू फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। पेमेंट्स आर मेड फॉर द यूज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो अब इनके जो है पेमेंट की बात करने लगे हैं। फर्म्स पे वेजेस फॉर द सर्विसेज ऑफ द वर्कर्स। तो हम सबसे पहले लेबर की बात करने लगे हैं कि जब लेबर काम करती है तो उनको वेजेस मिलती हैं। For bearing uncertain risk and organizing the other factors of the production, entrepreneurs can profit। ये जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी एंटरप्रेन्योर है, अगर ये काम करेगा तो इसको प्रॉफिट मिलेगा। तीसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लैंड की बात करने लगे हैं। लैंड रिसीव्स रेंट, जैसे आप कहीं पे कोई शॉप रेंट पे लेते हो, आप कोई फैक्ट्री रेंट पे लेते हो, आप कोई इस तरह से, तो उनको रेंट मिल रहा होता है। जबकि इंटरेस्ट इज द पेमेंट फॉर द कैपिटल, तो जो मशीनरीज वगैरह है, जितना भी कैपिटल है, उनको इंटरेस्ट की सूरत में रिवॉर्ड मिल रहा होता है। ये आप याद रखिएगा बेटे कि ये लास्ट में पेपर में आते होते हैं। तो बेटे लास्ट में आपके पास कुछ की टर्म्स हैं, तो ज़रा ध्यान से इन की टर्म्स को देख लें। नंबर वन है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर्स कहती हैं ग्राहक को, क्लाइंट को। क्लाइंट जो भी स्पेंडिंग कर रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, उसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहती हैं। नेक्स्ट है सर्वे, द कलेक्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अगर आप कोई कलेक्शन ऑफ डाटा कर रहे हो किसी सैंपल के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जाता है जी आप जरा मार्केट से देख के आए कि इस वेजिटेबल की प्राइस क्या है, तो हम वहाँ पे जाके किसी एक शॉप से उसकी देखेंगे, फॉर एग्जांपल आलू की, तो उस जगह पे पोटैटो की प्राइस देख लेंगे, फिर 2-4 शॉप्स के फासले पे और जाएंगे, वहाँ से पोटैटोज़ की प्राइस देखेंगे, एंड इस तरह 10-12 जगहों से, यानी इस तरह सैंपल जो इकट्ठा किया रहा होता है, डाटा जो इकट्ठा किया जा रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड सर्वे। नेक्स्ट है दी इंफ्रास्ट्रक्चर, द मैन मेड एनवायरनमेंट। इंसान जो मैन मेड एनवायरनमेंट बनाते हैं, नेचर की बात नहीं हो रही, जैसे इंसान क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वो रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रेलवे की पटरियां बिछाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, कोई मार्केट्स बनाते हैं, कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मैन मेड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है जी कैपिटल स्टॉक, द टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल। तो कैपिटल की टोटल अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल स्टॉक। सो बेटे ये आपके पास आज का टॉपिक था। लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज, तो इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।